हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। एक और बेहतरीन एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक मेजर व्यू के बारे में जो है मार्केट से रिलेटेड। क्या यहाँ से अगले 3 से 6 महीने में एक बड़ा फॉल आ सकता है? क्या मार्केट अगले कुछ महीनों में क्रैश कर सकता है? आपको पता है कि जो बिग शॉर्ट फेम थे माइकल बरी, उन्होंने $1.6 बिलियन के शॉर्ट्स शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट पोजीशन, सेलिंग पोजीशन बनाई है ट्रेडिंग में। उनको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से काफी बड़ा फॉल दिखाने वाला है। ठीक है, जब कोई शॉर्ट पोजीशन बनाता है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट गिरेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, क्या सही में चार्ट्स में ऐसा कुछ दिख रहा है? क्या सही में आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इंडियन मार्केट में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिससे हम 17,000 और उससे नीचे लेवल पे भी जा सकते हैं? तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले बता दूं कि हम हाई रेट इन्वायरमेंट में चल रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। इंडिया का इन्फ्लेशन पिछले कई सालों के सबसे हाईएस्ट लेवल पे आया है, अचानक से बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ है। उसका रीजन था कि आप देख सकते हैं फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई है। ठीक है, तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन इतना हाई आ रहा है, वर्ल्ड वाइड आ रहा है, और इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक हाई रेट लगातार बने रहने के चांसेस ज्यादा हैं, जो कि अगर अगले 6 महीने, एक साल अगर हाई रेट रहे, जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स है, हाई रहे, तो मार्केट में एक लिक्विडिटी जो है वो कम होती है और जिसके कारण मार्केट में फॉल होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक सिनेरियो बना हुआ है राइट नाउ। अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट अभी गिरा था। फिच ने कहा कि यूएस के बैंकों को डाउनग्रेड करेगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूएस फ्यूचर अभी ऊपर है ग्रीन में, कल बड़ा फॉल आया था, उसके बाद हम यहाँ पे रिकवरी देख रहे हैं और थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। डॉलर भी नीचे तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है जहाँ पे था। और उसके बाद अगर कमोडिटीज में बात करें तो आपका ब्रेंट जो है, क्रूड ऑयल 84 है, ये ऊपर बढ़ रहा था। लेकिन ये कि अगर रेट्स हाई रहने वाले हैं, रिसेशन आ गया, तो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो भी इंपैक्टेड होती है रिसेशन में। और रुपी जो है 83 के ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें सिनेरियो, तो चीजें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा यूएस डॉलर का। और यूएस डॉलर का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूएस डॉलर आईएनआर जो है, रुपी हमारी करेंसी, अगर वो वीक होती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ती है। तो राइट नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे 83.22 है। यहाँ पे एक सडन स्पाइक हुआ था लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऑलमोस्ट हाई लेवल पे हैं। और ये हाई लेवल अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये हाई लेवल एक ब्रेकआउट है। अगर इसकी हम बात करें, ये एक ब्रेकआउट है। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बनाए तो ये एक ब्रेकआउट सिनेरियो बन रहा है। हो सकता है यहाँ से रुपी लगातार अगले कुछ महीने कमजोर हो, ये पॉसिबिलिटी है। और रुपी कमजोर होगा तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, लिक्विडिटी आउटफ्लो होता है, एफआईआई बेचते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान देनी है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम जो अगली चीज हमें ध्यान देनी है वो है आपका डॉलर। ठीक है, रुपी कमजोर होगा लेकिन क्या डॉलर ऊपर जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉलर में भी सेम काइंड ऑफ सिनेरियो बन रहा है। डॉलर भी यहाँ पे काइंड ऑफ एक पैटर्न था, नैरो हो रहा था, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट करने की कोशिश है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो हमारा पहला टारगेट होगा 106 के आसपास, और फिर हम ये अगले टारगेट पे भी जा सकते हैं। और आपको पता है डॉलर में नॉर्मली सेफ हेवन, जब भी मार्केट में उठा पटक होता है तो डॉलर ऊपर जाता है नॉर्मली, और डॉलर के ऊपर जाने से सारी जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे दिख सकती है। तो इस पे भी आपको नजर रखनी है कि डॉलर अगले कुछ महीनों में लग रहा है कि ब्रेकआउट दे सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। अब यूएस में जो एसएनपी है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को। हाय दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये वो छोटा धमाका है जो सही समय पे पकड़ा जाए तो बहुत अच्छे रिटर्न्स और बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। इसी से रिलेटेड एक मौका आया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जो कि इंडिया की लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है, वो लेकर आए हैं पहला स्मॉल कैप इंडेक्स फंड लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है 11 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक। इस फंड का स्टार्टिंग एनएवी सिर्फ 10 रुपए का होने वाला है। ये फंड स्मॉल कैप स्पेस की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। मैक्स लाइफ का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.22 लाख करोड़ का है और ये इंडिया की लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है और बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है। मैक्स लाइफ का हाईएस्ट क्लेम पेड रेशियो 99.51% का है। यहाँ पे रिटर्न से रिलेटेड फैक्ट्स आपको बताता हूँ जो आपको काफी इंप्रेस करेंगे। निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 फंड ने पिछले 10 साल में 22% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 16.1% का एवरेज ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है। और लास्ट 3 साल का सीएजीआर तो माइंड ब्लोइंग है, 38% का। 2013 में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता इस फंड में तो आज वो 7.3 टाइम्स हो चुका होता, ऑलमोस्ट 7.3 लाख रुपीस हो चुका होता। तो इतने अमेजिंग रिटर्न्स इस फंड ने दिए हैं। मैक्स लाइफ के एनएफओ में इन्वेस्ट करने पे सिर्फ आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, आपको 120 टाइम्स का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है एज सून एज आप पहला प्रीमियम पे करते हैं। अब यहाँ पे लाइफ कवर भी मिल रहा है, साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। तो अंडर 80C आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और अप टू 2.5 लाख का अगर आपका एनुअल प्रीमियम है तो आपको सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत भी जो रिटर्न्स मिलने हैं वो भी टैक्स माफ होने वाला है। तो देर किस बात की है दोस्तों, 2000 रुपए मंथली प्रीमियम मिनिमम से आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपको ये एनएफओ अगर अवेल करना है तो आप पॉलिसी बाजार में जा सकते हैं, जो
कि इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो वीडियो के पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, चेकआउट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, डिटेल अच्छे से देख लीजिए। ये एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और मैक्स लाइफ का ट्रस्टेड पार्टनर भी है। तो यहाँ पे आप मैक्स लाइफ के एनएफओ पे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा इसकी डेट 24 अगस्त के पहले है, तो 24 अगस्त तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पैसा 2000 रुपये का है। बाकी डिटेल्स मैंने पिन कमेंट में जो लिंक है उसमें दे दी है, चेकआउट जरूर करिएगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने वीडियो के बारे में, अपने एनालिसिस के बारे में। तो गाइस आइए कंटिन्यू करते हैं अपने एनालिसिस को। एसएनपी में क्या चल रहा है, तो अगर एसएनपी की बात करें, एसएनपी जो यूएस की टॉप 500 कंपनीज है, अगर उन पे आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक ये हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई। उसके बाद ये जो हाई बनाया है हमने, ये हमारा इस हाई के पास है, जो ये हाई आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमने एक बहुत अच्छा आरएसआई, जो आरएसआई है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम जिस एरिया पे आए हैं वहां पे नॉर्मली ओवरबॉट जोन आ जाता है और वहां से सेलिंग बनती है। अभी आप देखिए यहाँ से आरएसआई नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुका है। आपने यहाँ पे भी देखा है नीचे की तरफ हमने जो मोड़ है वो ले लिया है मार्केट ने। अब अगर रेट हाई रहने वाले हैं, लिक्विडिटी इन्वायरमेंट टाइट रहने वाला है, यूएस में बैंक फेल हो रहे हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा बैंकिंग का चार्ट, तो डेफिनेटली मार्केट को संभालने के लिए कुछ होना चाहिए। टेक में 5-6 कंपनीज हैं जिसने पूरे मार्केट को उठा रखा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी रैली बहुत सारे शेयर्स में नहीं आई है। तो एआई लेड रैली थी, फिर थोड़े कुछ बैंक्स चले थे, लेकिन अगर आप नेट नेट देखें तो यूएस में कई बैंक फेल हुए थे। और उसके बाद अगर आप आज देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क बना हुआ है कि क्या और बैंक फेल हो सकते हैं। अब उसको दिखाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं चार्ट यहाँ पे। तो यूएस का जो बैंकिंग इंडेक्स है, जिसको डॉ जोन्स यूएस बैंक इंडेक्स कहते हैं, अगर इसका आप चार्ट देखेंगे पिछले एक साल का देखिए, ठीक है। तो एक साल का आप चार्ट देखेंगे, लगातार मार्केट ने हाई अच्छा खासा मारा, लेकिन बैंकिंग इंडेक्स बहुत ऊपर नहीं गया है। ये जो 500 हुआ करता था, इसका रिसेंट का हाई है 455। अगर आप 3 साल का चार्ट देखेंगे, 3 ईयर्स का चार्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे कि लगातार यूएस बैंक वीक हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम का कारण है। आपको पता है 2008 में जो क्राइसिस आया था वो बैंकिंग क्राइसिस था। तो बैंक फेल होना एक सबसे बड़ा रिस्क बना हुआ है। ये नहीं कह रहा मैं कि अभी हो जाएगा, लेकिन अगर लिक्विडिटी टाइट रही, बैंक में जो जो कर्ज है, जो बैड डेट होता है वो बढ़ने लगा, ठीक है, लोग लोन नहीं पे कर पा रहे, लोग क्रेडिट जो कार्ड है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम जो है आगे चल के परेशान करती है बैंकों को। तो बैंक में लगातार आप देख सकते हैं कि यूएस में वीकनेस आ रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि इंडिया में भी बैंकों से पैसा बाहर जा रहा है। बीच बीच में बाउंस आपको मिलेंगे मार्केट में, लेकिन नेट नेट मार्केट में एक सेल ऑफ दिख रहा है। तो ये ग्लोबल सिनेरियो सारा मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। एसएनपी में मैंने आपको दिखा दिया चार्ट की हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी। अब रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग का समय शायद आ गया है, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है, करेंसी वीक हो रही है हमारे यहाँ। यूएस में बैंक्स जो हैं अभी फिर से कमजोर हो रहे हैं। फिच ने कहा कि वो यूएस के टॉप बैंक्स को डाउनग्रेड कर देगी, जो कि एक बहुत बड़ा निगेटिव होता है। तो अगर ये सारी चीजें चल रही हैं तो इसमें मार्केट में हाई पे बने रहना मार्केट के लिए मुश्किल होगा, और जो लोग प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं वो बहुत बड़ी मूर्खता होगी मेरे हिसाब से। इसीलिए मैंने कहा कि मार्केट में आप समझिए कि क्या चल रहा है और ग्लोबली क्या चल रहा है। 2008 में यूएस में बैंक फेलियर हुआ था, लेकिन पूरा वर्ल्ड मार्केट गिरा था। निफ्टी 60-70% गिरा था। मैं नहीं कह रहा उतना गिरेगा, मैं तो कह रहा हूँ 10-20% के हेल्दी करेक्शन के लिए तो आप तैयार रहिए। और अगर वो आता है तो आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 19,500 पे ही सारा पैसा लगा दिया है, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, बस बैठे देखना है। आप ये बताओ 100 रुपए की चीज 70 पे नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे? अगर आपको उम्मीद है, अगर आप बने हुए हो, तो आपको 70 पे भी उसको लेना चाहिए ना। लेकिन आप सारा पैसा ऊपर लगा के बैठे हो, तो ये चीज आपको माइंड में अपने समझाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की। क्या इंडियन मार्केट के चार्ट ऐसा कुछ दिखा रहे हैं? अब देखिए इंडियन मार्केट में एक और चीज होने वाली है, वो है इलेक्शंस। जनरल इलेक्शन है, बहुत सारे स्टेट इलेक्शन है। 10 साल सरकार के जब हो जाते हैं तो एक खतरा मंडराता है कि क्या ये सरकार दोबारा आएगी नहीं आएगी। मार्केट अपना मतलब इस गवर्नमेंट को बहुत लाइक करता है, तो अगर कोई भी ऐसा खतरा उसको लगा तो क्या उससे करेक्शन आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। क्या चार्ट्स में ऐसा कुछ दिख रहा है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी आपको लाइन दिखेगी, आपको लगेगा यार कितनी लाइन बना रखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं ट्रेंड लाइन एनालिसिस बहुत पावरफुल चीज है। हमारे चैनल पे आप जाएंगे, चेक करेंगे, हमने वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ट्रेंड लाइन पे, स्कैल्पिंग पे बहुत सारी चीजें हमने वहाँ पे बनाई हुई। चेकआउट जरूर करिएगा, सीखने समझने से कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो पहले ट्रेंड लाइन का जो एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ। रेजिस्टेंस जो आ रहा था, जो ये रैली शुरू हुई, इस रैली का एक रेजिस्टेंस आ रहा था आपका ऑलमोस्ट 19,600 के थोड़ी सी हम ऊपर गए और उसके बाद हम उसके नीचे गिरे। और नीचे जब गिरे तो हम कहां तक गिरे? नीचे जब हम गिरे तो हम गिरे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे। आप देखिए ये एक पॉइंट था, ये पॉइंट था, और ये एक पॉइंट था। आप देखिए ट्रेंड लाइन कितनी बेहतरीन तरीके से काम करती है। मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको बताऊंगा। तो हमने ऑलमोस्ट इस एरिया पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि राइट नाउ मार्केट अभी गिरा नहीं है, पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन जब हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो एक एक चीज होती है जिसको कहते हैं हम आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम है, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जिसको हम बोलते हैं वो होता है मंथली।
तो मंथली टाइम फ्रेम में जब मैं गया और मैंने देखा, तो आप देखिए मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट लगातार यहां से ऊपर जा रहा है, लेकिन जो आरएसआई है वो ऊपर नहीं जा रहा है। इसको कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। और जब भी ये होता है तो मार्केट में आपको सतर्क रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि अगर यहां से फॉल आया तो एक अच्छा खासा करेक्शन आता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे जो हेडलाइन आपको लगा 17,000, 17,000 नहीं, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखूं तो जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 16,400 के अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं। आप अगर यहाँ पे, मैं वीकली में जाऊंगा ताकि आपको ट्रेंड लाइन दिखा सकूं जो मैंने ड्रॉ की है, वो लाइन कहाँ से आई है। ठीक है, तो ये हो गया कोविड का लो, इसको कनेक्ट करते हुए मैंने एक लाइन बनाई। आप यहाँ पे जाइए, कोविड आया था, यहाँ पे फॉल आया था, उसके पहले की लाइनें जो हैं, ट्रेंड लाइंस यहाँ पे बनाने की कोशिश करिए। तो एक टारगेट आपका आता है 14,100, और दूसरा यहाँ पे कनेक्ट करके आता है। देखिए, एक ये पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्ट करके। ये एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, दूसरा ये कनेक्ट हो रहा है, तीसरा ये कनेक्ट हो रहा है। तो ये लाइन जो है एक आपको टारगेट निकाल के देती है जो है 16,200 300 के पास। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ये है जो आपको बनाती है, टारगेट देती है 17,800 के पास। तो मेरा मानना है कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम कहां तक गिर सकते हैं आपको पता होना चाहिए। आपको जो पहला पैसा डिप्लॉय करना है वो आपको पता होना चाहिए, और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो लेवल्स हैं, 16,000 के पास एक लेवल है और दूसरा लेवल है 17,800 के पास। तो ये दो लेवल जो है वहां तक मार्केट अगर फॉल आता है तो गिर सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो मैं बात करना चाहूंगा वो ये है कि इमीडिएटली क्या हो सकता है, क्या इमीडिएटली मार्केट गिरेगा? मेरा मानना है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएं और निफ्टी को देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तो मार्केट यहां से उठ के थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है और फिर यहां पे आ सकता है, या फिर एक हम यहां पे डबल टॉप काइंड ऑफ बनता हुआ भी देख सकते हैं अगले एक आध महीने में। ठीक है, लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटी निकलने की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आप देखिए कि मार्केट में अभी भी मोमेंटम नहीं है। आरएसआई जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, इस रैली में ताकत उतनी नहीं है कि ये नया हाई बना ले। थोड़ी देर करेक्शन कंसोलिडेशन चलेगा। तो अगर अभी तुरंत से एक बाउंस आए तो उस बाउंस पे फिर से घुसने मत लगिएगा, वो निकलने की अपॉर्चुनिटी होगी ना कि एंट्री करने की। और जो आपका सपोर्ट है वो 19,400 पे है। अगर ये टूटा ये लेवल, ठीक है, तो ये लेवल टूटा तो अगला लेवल आपका 19,180 है और दूसरा आपका 18,000 18,900 है जो कि पुराना हाई था। ठीक है, तो वो अभी का सपोर्ट होगा इमीडिएटली। तो इमीडिएटली अगर मैं कहूं तो एक बाउंस की उम्मीद है, वो बाउंस आ जाए, उसके बाद आप देखिए 19,650 के आसपास आपको मिलता है रेजिस्टेंस, रुकता है मार्केट। तो वही रेजिस्टेंस है, 1 से 2 दिन में आपको वहां पे कैसे कैंडल मिलेंगे? इनवर्स हैमर मिले, अपर विक, ऊपर की तरफ जो शेडो, एक पतली सी लाइन बनी रहती है लेकिन बॉडी नहीं रहती कैंडल में, वो जो कैंडल बनेगी वो कैंडल आपको देखनी है वहां पे। जिस दिन बन जाए, अगले 2 4 6 दिन में उसका वेट करिए, जब वो बन जाएगी तो उसके बाद आप फिर रिवर्सल होता हुआ देखेंगे। लेकिन यूएस मार्केट थोड़ा सा कांपते हुए हैं, थोड़ी सी परेशानी करने वाले हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि अगर वो रिकवरी नहीं दिखाते हैं तो हमारा मार्केट भी बहुत रिकवरी ज्यादा नहीं दिखाएगा, और अभी गिरने की जगह बहुत है क्योंकि हम ऑल टाइम हाई से अभी टच करके आए हैं। तो ये चीज हो गई, इमीडिएट शॉर्ट टर्म व्यू हो गया और लॉन्ग टर्म व्यू हो गया। बैंक निफ्टी की मैं यहाँ पे बात करूं तो, अब बैंक निफ्टी की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये है कि मैंने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर की बात की थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया, बहुत पैसे बनाए, और ये देखिए, ठीक है, हेड एंड शोल्डर बना परफेक्ट। अब यहां से एक और बाउंस आ सकता है, कहां तक? इस एरिया तक। तो आप यहां तक एक बाउंस देख सकते हैं, 44 500 600 700 इस तरफ हम जाएं, और उसके बाद अगर हम इसको ब्रेक ना कर पाए, हो सकता है ब्रेक कर लें, हो सकता है ब्रेक ना कर पाए, और हो सकता है कि हम इस शोल्डर को टेस्ट करने जाएं लोगों को फंसाने के लिए, जो कि 45,000 45,000 के पास है। तो इस एरिया पे थोड़ा सा अगर मार्केट पहुंचे तो इंतजार करिए, और इसके निकलने पे अगेन ये निकलने की अपॉर्चुनिटी है, री एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि अगले 3 से 6 महीने मैंने बताया, स्टेट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, यूएस में रेट हाई है, इंडिया में रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, ये सारी समस्याएं मार्केट में लिक्विडिटी का क्राइसिस करेगी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन मार्केट में आप 2 दिन में भूल जाएंगे जहां रैली आएगी, लेकिन रीजन पीछे सबको पता है, द बिग मनी, जो बड़ा पैसा है उसको रीजन पता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये 2 लेवल है। तो पहला लेवल है 45 200, जो मैक्सिमम मुझे लग रहा है जाना चाहिए, लेकिन दूसरा है 44 500 600 के आसपास तक जाए और फिर वहां से घूमे। तो अगर वहां से घूमने लगे और आपका 44 के नीचे आए, तो आपका जो अगला टारगेट होगा वो होगा करीब 43 के आसपास। तो ये आपको इस तरीके से प्लान करना है कि यहां से अगर हम अगली बार गिरे तो रुकेंगे हम यहाँ पे। तो ये छोटे टाइम फ्रेम का टारगेट हो गया। इमीडिएटली मुझे लगता है एक बाउंस आना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली हम थोड़ी सी ओवर सोल्ड हैं। एक बाउंस आ जाए, फिर उसके बाद सेलिंग ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी अगले 1 से 2 दिन में। अब अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम बात करें कि यार मार्केट गिरेगा, क्रैश होगा, तो क्या होगा इसमें? तो जब मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है,
तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया। ट्रेंड लाइन एनालिसिस किया तो ट्रेंड लाइन का भी टारगेट टच हो गया। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, उसके टारगेट के हम नीचे हैं 45,500। लॉन्ग टर्म कोविड के पहले से लाइनें जब मैंने जोड़ी तो एक टारगेट निकल के आया 46,200, वो भी हमने टच कर लिया और उसके बाद हम गिरना शुरू हुए हैं। यहाँ पे हम लगातार हाई बनाते गए। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, लगातार हमने हाई बनाया, लेकिन आरएसआई लगातार एक ही लेवल को होल्ड किया, नया हाई नहीं बनाया, 70 के नीचे, 70 के नीचे रहा। इसको भी बियरिश डाइवर्जेंस ही कहते हैं, और ये भी मंथली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, कोविड के पहले भी सेम चीज बहुत दिन तक बनी थी, और कोविड एक बहाना था जब मार्केट गिरा, और कैसे गिरा आपको पता है। तो बियरिश डाइवर्जेंस जब बन जाए तो मार्केट सिर्फ एक बहाने का इंतजार करता है, और अगर वो बहाना अच्छा मिल जाए तो वो गिरता है। बाय द वे गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपने एनालिसिस को। तो मेरा कहना है कि आपको अगर यहाँ पे ये समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ बियरिश डाइवर्जेंस की, तो आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यहाँ से वीकनेस ऑलरेडी चालू हो चुकी है। इमीडिएटली जो सपोर्ट है 42,000 तक मुझे दिखता है। अगर आप ट्रेंड लाइन एनालिसिस करें, ये लाइन को अगर आप कंटिन्यू करें तो जो सपोर्ट आ रहा है 42 पे आ रहा है। लॉन्गर टर्म अगर आप बात करें, लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या टारगेट बन सकता है, तो मुझे लगता है लार्जर टाइम फ्रेम का टारगेट थोड़ा सा आपको, ये एक लाइन अगर आप यहां ड्रॉ करें तो ये आ रहा है 35,000। तो अगर बहुत ज्यादा निफ्टी 17,000 गया तो उसका मेजर रीजन बैंक निफ्टी होगा, और बैंक निफ्टी 35,000 तक जा सकता है। तो मेरा क्या कहना है, अगर 46 पे मिल रहा है, 45 पे मिल रहा है, तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है? नहीं, थोड़ा करेक्शन का वेट करिए। अगर आप 40,000 बैंक निफ्टी में भी खरीदना शुरू करेंगे बैंकिंग के स्टॉक तो भी आप ठीक है, लेकिन 45 पे खरीदना आई डोंट थिंक सही डिसीजन होगा, जब आप अगले 3 से 6 महीने इतनी सारी चीजें और प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और मार्केट उसको प्राइज इन नहीं किया है। कई लोग बोलेंगे ये तो सबको पता है। अगर सबको पता होता तो मार्केट यहां नहीं होता, क्योंकि मार्केट को अगर प्रॉब्लम का अंदेशा होता है कि ये आ ही जाएगी तो मार्केट गिरना शुरू हो जाता, जबकि मार्केट ने अभी तक करेक्शन नहीं दिया है। तो मार्केट में चीजें सबको पता है, लेकिन सबको लग रहा है ऐसा नहीं होगा, सब मान के बैठे हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो शॉकिंग फॉल होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे भी टारगेट्स आपको पते होने चाहिए। लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी मैंने आपको डॉलर बता दिया, मैंने आपको रुपी बता दिया। रुपी में ब्रेकआउट है 85 पर डॉलर तक रुपी जा सकता है, अगर यहाँ पे नहीं थमा, 83 के ऊपर चल रहा है, 2-3 दिन से आरबीआई कोशिश कर रही है, नहीं थाम पाई है। तो अगर ऐसा ही रहा तो रुपी 85.5 तक भी जा सकता है। डॉलर 106 से 111 तक जा सकता है। यूएस मार्केट यहां से जो करेक्शन दिखा रहा है वो करेक्शन आपका काफी डीप हो सकता है, और आप कम से कम इमीडिएटली 4250 और ओवरऑल करेक्शन जो है 4150, तो इमीडिएट करेक्शन भी आपका कम से कम 5 to 6% का दिखा रहा है यूएस में। रीजन और ट्रिगर का वेट कर रहा है। आज फेड के मिनट्स आने वाले हैं तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि यूएस की जो सेंट्रल बैंक है वो क्या सोच रही है। और ये सारी चीजें जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये आपको ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में जब आप मार्केट में काम करेंगे ना तो आपका दिमाग, क्योंकि देखिए 90% लोग पैसा नहीं बना रहे हैं ट्रेडिंग में, रीजन वही है कि वो सारे के सारे वही फॉलो कर रहे हैं जो बताया जा रहा है। थोड़ा सा अपना दिमाग जो लगा रहे हैं वही है उन 10% में, और लंबे समय तक पैसा बनाने के लिए। आई होप इस तरीके की वीडियो आपको कुछ ज्ञान देके जाएंगे। अच्छा लगा तो जरूर लाइक बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इसी पे अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल्ड बातें करूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, शॉर्ट टर्म के क्या लग रहे हैं, ब्रॉड लेवल भी मैंने बता दिए हैं, डॉलर बता दिया है, यूएस मार्केट बता दिया है, और ये सारी चीजें गाइड करेंगी। ऑयल प्राइस मुझे लगता है थोड़ी सी गिर के $80 के आसपास तक आ सकता है, ब्रेंट क्रूड, क्योंकि रिसेशन और ये थोड़ा माहौल जो है डल है। तो ये फिलहाल के लिए एनालिसिस। आई होप वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। और लिंक चेक कर लीजिएगा वीडियो के पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। एनएफओ 24 अगस्त तक खुला हुआ है। मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू।